नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। बेसिकली आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे ऑन द टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन या पेमेंट सिस्टम गेटवेज। दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज आप लोगों के लिए चल रही है। इसके पहले भी नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं करा चुका हूँ, उन टॉपिक्स को जाकर के जरूर देखिए। बेसिकली इस टॉपिक सीरीज को चलाने का उद्देश्य क्या है हमारा, जून 2025 में जो एग्जाम आपका हो चुका है और इसके पहले भी 2024 में जो आपके एग्जाम्स हुए थे बीएफएम के, उनके जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके एग्जाम्स में जिनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो टॉपिक्स आपको इस सेशन में कराया जा रहा है। तो अगेन ये सीरीज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस सीरीज के अब इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि जो फंड्स आप भेजते हैं इंटरनेशनल या नेशनल, उसके लिए कौन कौन से मोड अवेलेबल हैं और कौन सा मोड क्या काम करता है, ये हम इस सेशन में पूरा डिटेल में आपसे डिस्कशन करेंगे। तो जुड़े रहिएगा एंड तक, ठीक है। देन शुरू करते हैं, समझते हैं क्या क्या मोड्स अवेलेबल हैं। बेसिकली मॉड्यूल ए का टॉपिक है, याद रखिएगा। मॉड्यूल ए में हम एनआरआई सर्विसेज के अंतर्गत इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। समझते हैं। यहां पर सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों स्विफ्ट की। स्विफ्ट यानी कि सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, यानी कि विदेश में अगर पैसा आपको कहीं भी भेजना है तो विदेश में पैसा ऑनलाइन जब आप भेजते हैं तो जिस अकाउंट में भी आपको पैसा भेजना होगा, जैसे इंडिया में हम बात करते हैं तो एनईएफटी की बात आती है, आरटीजीएस की बात आती है। सेम एज ये इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर सर्विस है और ये जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं इनका अपना एक नेटवर्क है नंबर ऑफ कंट्रीज में, नंबर ऑफ बैंक्स इंस्टीट्यूशन के साथ में। दैट्स वाई ये सर्विस ये प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो बेसिकली क्या है, आपको मैंने फुल फॉर्म बता ही दिया है। लीगली स्विफ्ट, ठीक है, प्रोवाइड्स अ नेटवर्क, एक नेटवर्क प्रोवाइड करता है दैट इनेबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो इनेबल करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, वित्तीय संस्थानों को पूरे विश्व में वर्ल्ड वाइड टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो अगेन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस की इंफॉर्मेशन को रिसीव करने का मतलब यही है, आपको पैसा भेजना हो या पैसा रिसीव करना हो तो बेसिकली फाइनेंशियल मैसेजिंग के बिहाफ पर यह पैसा एक जगह से दूसरी जगह सेंड किया जाता है और बाद में इनका सेटलमेंट करा दिया जाता है। तो अगेन इन अ सिक्योर स्टैंडर्डाइज्ड एंड रिलायबल एनवायरनमेंट। तो दोस्तों अगेन सिक्योर भी है, ठीक है, स्टैंडर्ड भी है और रिलायबल भी है। नंबर ऑफ पर्सन इस पर ट्रस्ट करते हैं, नंबर ऑफ बैंक इंस्टीट्यूशन इस पर ट्रस्ट करते हैं। दैट्स वाई वो इस मोड के बिहाफ पर फंड को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पॉपुलर है। हम स्विफ्ट की बात करते हैं तो स्विफ्ट का हेडक्वार्टर कहां है? ला हल्प नियर ब्रुसेल्स, बेल्जियम। स्विफ्ट कोड अब अगेन समझिएगा, जैसे इंडिया में जब आप फंड्स भेजते हो आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से तो आप देखते हो आपको एक कोड की आवश्यकता होती है जिसको हम आईएफएससी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आईएफएससी, यानी कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, आईएफएससी। और आप सभी लोग जानते हो कितने डिजिट का होता है? 11 डिजिट का होता है आईएफएससी। स्विफ्ट कोड भी 8 डिजिट का हो सकता है। जैसे इंडिया में आईएफएससी चाहिए, ऐसे इंटरनेशनल जब फंड ट्रांसफर करते हैं स्विफ्ट के माध्यम से कर रहे हैं तो स्विफ्ट कोड लगता है जो या तो 8 डिजिट का होता है या तो 11 डिजिट का होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इंक्लूड द बैंक कोड 4 लेटर्स, ठीक है, एंड कंट्री कोड 2 लेटर्स एंड लोकेशन कोड 2 लेटर्स। और एग्जैक्ट जब ब्रांच की बात करेंगे तो 3 कोड आगे और जुड़ जाते हैं, ये बन जाता है 11 का। 8 का यहां डायरेक्टली कंफर्मेशन रहता है। जैसे जब इसकी बात करते हैं 11 डिजिट का होता है, कुछ इस तरीके का होता है ना, मान लीजिए ICICI 0 1 2 3 4 5 6। तो स्टार्टिंग के 4 डिजिट से आप देख लो, यहां पर पता चलता है किस बैंक का है, यानी कि ये दर्शाता है बैंक को। 0 ये सेंट्रलाइज्ड है और लास्ट के जो 6 डिजिट हैं ये दर्शाते हैं बैंक ब्रांच को। बेसिकली ये ब्रांच कोड होता है। तो जिससे ये पता चल पाता है कि जो पैसा भेजा जा रहा है वो किस बैंक की और किस ब्रांच में जिनका अकाउंट है उसको जाना है। सेम एज स्विफ्ट में आपने देखा कि 4 डिजिट जो है वो बैंक कोड होता है, रिप्रेजेंट करता है। 2 डिजिट जो होते हैं वो कंट्री कोड को रिप्रेजेंट करते हैं और लास्ट के जो टू डिजिट्स होते हैं वो गेन लोकेशन को रिलेट करते हैं कि उस कंट्री में कौन सी लोकेशन है जहां पर उस व्यक्ति का, जहां पर उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में उस व्यक्ति का अकाउंट है जहां पर पैसे भेजे जा रहे हैं।
एग्जाम्पल, एन एग्जाम्पल ऑफ स्विफ्ट कोड इज, एक स्विफ्ट कोड का एग्जाम्पल आपके सामने यहां पर दे रखा है, ठीक है, जैसे ICICINBBNRI, ये ICICI बैंक का एक स्विफ्ट कोड है जो एग्जाम्पल के तौर पर आपको यहां पर बताया गया है, ध्यान रखिएगा यहां पर। देन आगे समझिएगा, अगले जो मोड की बात कर रहा हूं वो है चिप्स, CHIPS। चिप्स का फुल फॉर्म है द क्लियरिंग हाउस इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम्स। इंटर बैंक का मतलब याद रखिएगा बैंकों का आपस में, जब इंटर बैंक की बात आए तो याद रखिएगा बैंक्स जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड और ट्रांसफर कर रहे हैं, इसको इंटर बैंक फंड ट्रांसफर बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्लियरिंग हाउस इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम, जिसे चिप्स के नाम से जाना जाता है, अलाउ लार्ज इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस इन द यूएस टू क्लियर। जो बड़े बड़े फंड ट्रांजैक्शंस होते हैं, बड़े बड़े फंड ट्रांजैक्शंस के लिए, इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस के लिए इस चिप्स नाम की व्यवस्था का इस्तेमाल किया जाता है। कहां पर? अमेरिका में किया जाता है। देन चिप्स इज स्लोअर बट लेस एक्सपेंसिव। चिप्स जो है वो थोड़ा स्लोअर है। जैसे इंडिया में बात करें तो आरटीजीएस फास्ट है, एनईएफटी स्लोअर है। एनईएफटी में बैचेस में सेटलमेंट होता है, भी आगे बात करूंगा, दैट्स व्हाई एनईएफटी स्लो है, लेकिन आरटीजीएस फास्ट है। आरटीजीएस में इंस्टेंट सेटलमेंट होता है, जैसे यूपीआई आप देखते हो क्विक होता है, यूपीआई में तुरंत जिस समय भेजा आपने इधर भेजा, उधर आप दिखा रहे हो कि देखो पैसे पहुंच गए, लेकिन ये स्लोअर है। देन द अदर मेजर इंटरबैंक क्लियरिंग हाउस नोन एज फेडवायर। अभी फेडवायर की भी बात करूंगा। फेडवायर यानी कि फेडरल रिजर्व के द्वारा लॉन्च की गई व्यवस्था है, इसके थ्रू भी फंड ट्रांसफर किया जाता है फेडवायर, मेकिंग इट मोर एमिनिएबल टू लार्जर ट्रांजेक्शंस दैट कैन टेक लॉन्गर टू क्लियर। ठीक है, लार्जर ट्रांजेक्शंस के लिए है, लेकिन क्योंकि ये व्यवस्था स्लो है तो समय ज्यादा लगता है फंड्स को क्लियर होने में। Then CHIPS works by netting debits and credits across transaction। चिप्स कैसे काम करता है? नेटिंग डेबिट्स एंड क्रेडिट। याद रखिएगा दो प्रकार की व्यवस्थाएं फंड ट्रांसफर में होती हैं, एक को बोलते हैं ग्रॉस सेटलमेंट। ग्रॉस ग्रॉस यानी कि ये कॉन्टिन्यूअस सेटलमेंट होता है और ये चलता रहता है। यहां पर फंड दोनों तरफ से वन बाय वन ट्रांसफर किया जाता है, यानी कि जितना भी सेटलमेंट होता है ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन होता है, नेटिंग की व्यवस्था नहीं होती है। नेटिंग की व्यवस्था यानी कि कंप्लीट सेटलमेंट किया गया है। तो ये क्या होता है, यहां पर नेटिंग डेबिट्स और क्रेडिट्स होते हैं हर ट्रांजेक्शन में, क्रॉस ट्रांजेक्शन, प्रोवाइडिंग बोथ क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सर्विसेज टू इट्स कस्टमर बैंक। जो इसके कस्टमर बैंक हैं उनको क्लियरिंग और सेटलमेंट दोनों प्रकार की सर्विसेज चिप्स नेटवर्क के अंतर्गत प्रोवाइड की जाती है, ध्यान रखिएगा। तो चिप्स अमेरिका में इंटर बैंक सिस्टम है जहां पर एक बैंक दूसरे बैंक को फंड ट्रांसफर करने का काम करता है। देन आगे बात करते हैं फेड वायर। फेड वायर, फेड का मतलब है यहां पर वायर ट्रांसफर। आपने सुना होगा जब इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर करते हैं तो कई बार इसको वायर ट्रांसफर के नाम से जानते हैं। फेड वायर यानी कि जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक है, ऐसे अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक, उसे फेडरल रिजर्व के नाम से जानते हैं। फेडरल रिजर्व के द्वारा एक फंड सर्विस शुरू करी गई, फंड ट्रांसफर सर्विस, जिसे नाम दिया गया फेडवायर। तो इसे पहले पूरा जाना जाता था फेडरल रिजर्व वायर नेटवर्क, अब इसको शॉर्ट में ही जाना जाता है। ठीक है, फेडरल रिजर्व वायर नेटवर्क की जगह फेडवायर के नाम से जानते हैं। इज अ रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट फंड ट्रांसफर। अभी मैंने क्या बताया, इसके पहले जो चिप्स आपने देखा था, यहां पर सेटलमेंट कैसे हो रहा था? नेटिंग। आपको मैंने दो व्यवस्थाएं बताई, एक ग्रॉस होती है और एक नेट वाली व्यवस्था होती है। तो ये जो व्यवस्था है फेडवायर की, ये ग्रॉस सेटलमेंट वाली व्यवस्था है। जैसे इंडिया में आरटीजीएस क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, नाम से ही है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो यहां पर क्या होता है? ग्रॉस सेटलमेंट होता है। तो सेम यहां पर भी फेडवायर यानी कि फेडरल रिजर्व के द्वारा लॉन्च किया गया एक फंड ट्रांसफर सिस्टम जो कि ग्रॉस सेटलमेंट फंड ट्रांसफर करता है। ठीक है, ऑपरेटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व बैंक्स, यूएस का ही सेंट्रल बैंक है। ठीक है, दैट अलाउ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर फंड, जो अलाउ करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से फंड्स का ट्रांसफर कर सकते हैं बिटवीन इट्स मोर देन 9289 पार्टिसिपेंट्स। लगभग 9289 से ज्यादा जो इस नेटवर्क में पार्टिसिपेंट्स हैं उनको फंड्स भेजा जा सकता है। याद रखिएगा जो भी व्यवस्था बनाई जाती है
उसके पार्टिसिपेंट्स के पास ही आप फंड भेज सकते हैं। जैसे इंडिया में भी अगर मैं बात करूं, अगर आप IFSC, ठीक है, समझ गए मेरी बात, RTGS या NEFT के माध्यम से अगर किसी बैंक ब्रांच में किसी का अकाउंट है उसको पैसा भेजना चाहते हैं, तो अगेन RTGS या NEFT इनेबल ब्रांच होनी चाहिए। अगर वो ब्रांच RTGS या NEFT इनेबल्ड नहीं है तो आप वहां पर RTGS या NEFT के माध्यम से फंड ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। ये बात ध्यान रखिएगा। दैट्स वाई यहां पर लिखा हुआ है पार्टिसिपेंट्स। तो अपने पार्टिसिपेंट्स के बीच में ही फंड ट्रांसफर किया जा सकेगा। जो फेड वायर के अंतर्गत पार्टिसिपेंट्स नहीं है उसको फंड ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा। आगे अभी चिप्स की बात करी थी, अब चाप्स की बात कर लीजिएगा। CHAPS, चाप्स। चाप्स क्या है? द क्लियरिंग हाउस ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम। द क्लियरिंग हाउस ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम, चाप्स। ये भी क्या है? यूके बेस्ड। चिप्स जो आपने देखा था वो इंटर बैंक फंड ट्रांसफर सिस्टम था, जो कि कहां पर था? अमेरिका में, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स। ये जो है यूके के द्वारा ऑपरेटेड है, यूनाइटेड किंगडम, दैट फैसिलिटेट लार्ज ब्रिटिश पाउंड डिनोमिनेटेड मनी ट्रांसफर। तो अगेन यूके में आप जानते हो यूके की करेंसी क्या है, ठीक है, जीबीपी बोलते हैं शॉर्ट में, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड बोलते हैं बेसिकली, या ब्रिटिश पाउंड भी आप कह सकते हो। तो जीबीपी में जितना भी जीबीपी डिनोमिनेटेड मनी ट्रांसफर जो है वो चाप्स क्या करता है? क्लियर करने का काम करता है। देन मल्टीनेशनल बैंक्स प्रिंसिपली यूज चाप्स। जो मल्टीनेशनल बैंक्स हैं, यानी कि ऐसे बैंक्स जो एक देश से ज्यादा देशों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। और बेसिकली सेवाएं क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन्स, ये तो सेवाएं हैं ही हैं। इसके साथ साथ ये फंड ट्रांसफर सेटलमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगेन अगर कोई जीबीपी से रिलेटेड ट्रांसफर है तो ये क्या करते हैं? ठीक है, चाप्स का इस्तेमाल करके फंड ट्रांसफर करते हैं। चाप्स अलाउज फंड टू बी ट्रांसफर्ड ऑलमोस्ट इंस्टेंटनियसली। जैसे अगेन यूपीआई है ना, इंस्टेंट, ये भी जो चाप्स है वो ज्यादातर क्या है? ऑलमोस्ट, अगर बात करें तो इंस्टेंट फंड ट्रांसफर यहां पर हो जाता है, इंस्टेंट, मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ लॉस और थेफ्ट। तो मिनिमाइज करता है रिस्क ऑफ लॉस और थेफ्ट को, ठीक है। तो चाप्स की बात हो गई। याद रखिएगा चाप्स जो है यूके बेस्ड है और जीबीपी डिनोमिनेटेड बेस्ड है, जीबीपी। अब अगेन टारगेट की बात कर लीजिएगा। टारगेट का फुल फॉर्म क्या है? ट्रांस यूरोपियन ऑटोमेटेड रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट एक्सप्रेस ट्रांसफर। ट्रांस यूरोपियन ऑटोमेटेड रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट एक्सप्रेस ट्रांसफर, जिसे टारगेट के नाम से जानते हैं। टारगेट क्या है? ये डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर है। देखो दो तरीके के सिस्टम होते हैं, एक होता है सेंट्रलाइज्ड, एक होता है डिसेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या है? एक ही जगह से चीजें क्लियर हो रही हैं, सारा का सारा सिस्टम जो है एक ही जगह से संचालित हो रहा है, तो ये होता है सेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है हर एक यूनिट अपने आप में चीजों को सेटल्ड कर सकती है, तो डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है लिंकिंग टुगेदर 16 नेशनल रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। जो टारगेट है इसके अंतर्गत 16 अलग अलग जगहों के आरटीजीएस सिस्टम आते हैं, ठीक है, सिस्टम्स एंड द ईसीबी पेमेंट। ठीक है, जो ईसीबी पेमेंट होता है यानी कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, ठीक है, ईसीबी पेमेंट मैकेनिज्म को भी देखने का काम ये जो टारगेट है ये करता है। इट इज ऑन्ड बाय द यूरो सिस्टम। जो टारगेट है इसको ऑन्ड करता है, इसका ऑनर कौन है? यूरो सिस्टम इसका ऑनर है, विच कंसिस्ट ऑफ द ईसीबी, ठीक है, यूरोपियन कमर्शियल बैंक कह सकते हैं आप, ठीक है, एंड द 12 नेशनल सेंट्रल बैंक, एनसीबी, नेशनल सेंट्रल बैंक, 12 नेशनल सेंट्रल बैंक यूरो एरिया के और ईसीबी जो यूरोपियन कमर्शियल बैंक है, ठीक है, इनको मिला करके ये सिस्टम पूरा का पूरा बनता है, जिसे हम टारगेट यानी कि ट्रांस यूरोपियन ऑटोमेटेड रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट एक्सप्रेस ट्रांसफर के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। तो टारगेट कहां का हो गया? यूरोपियन एरिया को कवर करने का काम करता है, ठीक है, यूरोपियन एरिया को। आपने यूके का जाना, यूके में क्या था? फेड वायर था। यूके में क्या था? चिप्स था। उसके बाद आपने जाना चाप्स, यूके का है, जो जीबीपी में सेटलमेंट करता है। टारगेट की बात कर रहा हूं, ये बेसिकली कौन सा सेटलमेंट करता है? यूरो एरिया के अंतर्गत।
अब अगेन इंडिया में बात करें, इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन से हैं? डोमेस्टिक। भारत के अंतर्गत जो फंड ट्रांसफर किए जाते हैं उसमें सबसे ऊपर आता है आरटीजीएस। आरटीजीएस, आरटीजीएस का मतलब ये रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और मैंने बताया भी आपको, ग्रॉस सेटलमेंट में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो 1 बाय 1 होते हैं, 1 बाय 1, यानी कि एक एक ट्रांजेक्शन सेटल्ड होता है, ना कि कोई एक साथ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन सेटल्ड होते हैं। नहीं, एक एक ट्रांजेक्शन सेटलमेंट होगा, जैसा भी ट्रांजेक्शन होगा, डेबिट का तो डेबिट, क्रेडिट का तो क्रेडिट, इस तरीके से सेटलमेंट यहां पर होता है। ठीक है, इनेबल कॉन्टिन्यूअस एंड इमीडिएट सेटलमेंट ऑफ फंड ट्रांसफर ऑन अ ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन बेसिस। यही मैंने आपको बताया, विदाउट नेटिंग, क्योंकि ग्रॉस है तो ग्रॉस में नेटिंग नहीं होती है, विदाउट नेटिंग। नेटिंग का मतलब दोनों तरफ से बैलेंस को क्लियर कर देना, डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस क्लियर कर देना, वो होता है नेटिंग। तो नेटिंग नहीं होता है, 1 बाय 1 ट्रांजेक्शन होता है, तो कुछ ना कुछ बैलेंस किसी ना किसी के ऊपर बना रहता है, तो दैट्स वाई इसे ग्रॉस सेटलमेंट ट्रांसफर कहा जाता है। रियल टाइम मीन्स द ट्रांजेक्शंस आर प्रोसेस्ड इंस्टेंटली। तो रियल टाइम का मतलब यही है, जो भी फंड आप भेज रहे हो इंस्टेंट प्रोसेस हो जाएगा, एज दे आर इनिशिएटेड, जैसे उनको इनिशिएट करोगे, रादर देन बीइंग क्यू और प्रो इन बैचेस एज इन एनईएफटी। एनईएफटी में बात करें तो बैच वाइज सेटलमेंट होता है, तो जो भी ट्रांजेक्शन आप एग्जीक्यूट करते हो वो पहले क्यू में जाता है, क्यू यानी कि एक कतार में लगता है, उस कतार के टाइम के बाद फिर क्या होगा, वो एग्जीक्यूट होगा, जबकि आरटीजीएस में ऐसा नहीं है। ग्रॉस सेटलमेंट refers to the individual processing of each transactions rather than grouping them together। यही मैंने आपको बताया कि ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब है ईच ट्रांजेक्शन का सेटलमेंट अलग अलग हो रहा है, हम उन सबको एक में ग्रुपिंग नहीं कर रहे हैं, एक में समूह बनाने का काम नहीं कर रहे हैं। देन 24 इंटू 7 इंटू 365, यानी कि 24 घंटे 7 दिन और साल के 365 दिन ये चलता है। और ये सुविधा कब से आई थी? दिसंबर 14 2020 से। कौन सी सुविधा? आरटीजीएस नहीं, आरटीजीएस इस डेट के पहले भी था, लेकिन इस डेट में कौन सी सुविधा आई है? आरटीजीएस को 24 घंटे 7 दिन कर दिया गया। इसके पहले आरटीजीएस 24 घंटे नहीं चलता था, ना तो 7 दिन चलता था, जो भी बैंक की टाइमिंग्स होती थी उसी टाइम में चलता था, और संडे बैंक की छुट्टी होती है तो यहां पर भी छुट्टी होती थी। देन डिजाइन्ड प्राइमरली फॉर लार्ज वैल्यू ट्रांजेक्शंस, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग लिमिट कितनी है? मिनिमम ट्रांसफर अमाउंट ही 2 लाख रुपए का है, 2 लाख रुपए का मिनिमम ट्रांसफर अमाउंट है, तो 2 लाख से कम पैसा आप आरटीजीएस के माध्यम से नहीं भेज सकते हो। नो अपर लिमिट, 2 लाख तो मिनिमम है, लेकिन पूछो कि सर मैं मैक्सिमम कितना भेज सकता हूं? कोई लिमिट नहीं है, कितना भी पैसा आप मैक्सिमम भेज सकते हो। बैंक, इंडिविजुअल बैंक्स अपनी तरफ से कोई लिमिट लगाया हुआ है तो बात अलग की है, बट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसकी गाइडलाइंस में किसी भी अपर लिमिट को बताया नहीं है। एनईएफटी कैन बी, अब अगेन एनईएफटी के बारे में अभी आगे बात करेंगे। एनईएफटी को इस्तेमाल किया जा सकता है कहां पर? एनआरई और एनआरओ अकाउंट्स में भी फंड ट्रांसफर करने के लिए। एनआरई और एनआरओ ये दोनों एनआरआईज के अकाउंट होते हैं। ठीक है, आने वाले सेशंस में एनआरआई के कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं उस पर भी हम चर्चा आपके साथ करेंगे। ठीक है, आगे समझते हैं। आरटीजीएस क्या है? वन ऑफ द सेफेस्ट एंड फास्टेस्ट मोड है फॉर हाई वैल्यू फंड ट्रांसफर विद इन इंडिया। ठीक है, अब एनईएफटी की बात कर लीजिएगा। एनईएफटी का फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एनईएफटी। एनईएफटी भी अब 24 घंटे 7 दिन काम करती है व्यवस्था, इसके पहले 24 घंटे 7 दिन ये व्यवस्था काम नहीं करती थी, और ये बेसिकली छोटे ट्रांजेक्शन्स के लिए भी होती है और बड़े ट्रांजेक्शन्स के लिए भी होती है। इसकी कोई सीमा नहीं है फंड ट्रांसफर की, यानी कि 1 रुपए से लेकर के आगे कितना भी आप पैसा एनईएफटी के माध्यम से भेज सकते हो, क्योंकि ना तो कोई लोअर सीलिंग है, ना तो कोई अपर सीलिंग है, ना तो लोअर ना तो अपर। ठीक है, अब अगेन एनईएफटी अलाउ करता है इंडिविजुअल, फर्म्स और कॉर्पोरेट्स को कि वो फंड ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी बैंक ब्रांच से, ठीक है, दूसरे बैंक अकाउंट में, दैट इज एनईएफटी इनेबल। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि एनईएफटी के माध्यम से पैसा उन्हीं बैंक ब्रांच में भेज सकोगे जो एनईएफटी इनेबल ब्रांचेस हैं। अगर उस ब्रांचेस में एनईएफटी इनेबल नहीं है तो आप फंड ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। ठीक है, और आपको फिजिकली विजिट करने की भी आवश्यकता नहीं है ब्रांच में, आप ऑनलाइन एनईएफटी के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर सकते हो।
ठीक है। डेफर्ड सेटलमेंट बेसिस पर ये काम करता है। डेफर्ड सेटलमेंट बेसिस का मतलब है इंस्टेंट सेटलमेंट नहीं होता है, सेटलमेंट कुछ समय के बाद होता है, क्योंकि यहां पर सेटलमेंट किस में होता है, बैच वाइज, बैच वाइज। और पूरे दिन में यानी कि 24 घंटे में 24 आवर्स में 48 बैच होते हैं, क्योंकि वन बैच की टाइमिंग क्या है, वन बैच, ठीक है, इक्वल्स टू हाफ आवर। एक बैच जो होता है वो आधे घंटे का होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेसिकली, मान लेते हैं टाइमिंग है 12 से 12:30, 12 से 12:30, तो 12 बजे अगर आपने एनईएफटी ट्रांजेक्शन किया है तो क्यू में लग गया है। 12:30 बजे तक, 12 से 12:30 के बीच में जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी फंड ट्रांसफर की, ये रिक्वेस्ट कंप्लीट होने के बाद तब इस पूरे बैच को सेटल्ड किया जाएगा, पूरे बैच को फर्दर ट्रांसफर किया जाएगा, क्योंकि यहां शुरू हो जाएगा अगला बैच, कौन सा, 12:30 से 1 बजे वाला। क्योंकि मैंने पहले ही बताया यहां पर सेटलमेंट 48 बैचों में होता है, बैच की टाइमिंग है आधे घंटे की। पहले ये 2 घंटे टाइमिंग हुआ करती थी, लेकिन राइट नाउ आधे घंटे की टाइमिंग है एक बैच की। और इसे 24 घंटे सातों दिन कब किया गया था, 16 दिसंबर 2019 को। इसके पहले ये बैंकिंग टाइमिंग में काम करती थी सुविधा, लेकिन 24/7 काम नहीं करती थी। ठीक है, यही मैंने आपको बताया 48 हाफ अर्ली बैचेस, ठीक है। और डिविडेंड अगेन वीकेंड्स और हॉलीडेज को भी इंक्लूड करती है, यानी कि कोई छुट्टी यहां पर नहीं है, वीकेंड हॉलीडेज में भी एनईएफटी के माध्यम से फंड ट्रांसफर हो जाएगा। तो नो मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट, स्टार्टिंग में ही आपको मैंने बता दिया, कोई मिनिमम या मैक्सिमम की लिमिट नहीं है, कितना भी कम कितना भी ज्यादा पैसा भेज सकते हो। फंड जो है वो यूजुअली क्रेडिट हो जाते हैं बेनिफिशियरी के अकाउंट में कुछ ही समय में, क्योंकि आधे घंटे का तो बैच ही है यहां पर, ठीक है। Then beneficiary banks are expected to credit the account within 30 minutes of receiving the fund transfer message. तो अगेन 30 मिनट से ही शुरू होगी। मान लीजिए आपने 12 बजे किया तो आधे घंटे का तो बैच है, तो 12:30 बजे के बाद ही आपका ट्रांजेक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगा, ध्यान रखिएगा बस। एनईएफटी हैज बिकम अ प्रेफर्ड मोड ऑफ फंड ट्रांसफर फॉर रिटेल यूजर्स। तो रिटेल यूजर्स का मतलब है हम और आप लोग, हम और आप लोग कोई बड़े बड़े या नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा तो नहीं कर रहे हैं, कुछ कुछ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो दैट्स वाई ये जो रिटेल यूजर्स हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू इट्स वाइड अवेलेबिलिटी, कन्वीनियंस एंड रिलायबिलिटी। एक बात और याद रखिएगा, यहां पर एनईएफटी एक ऐसी सुविधा है जिसके माध्यम से हम एक देश में पैसा भेज सकते हैं, वो है नेपाल, लेकिन याद रखिएगा वन वे क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन, ये वन वे है, वन वे क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन, ट्रांजैक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, इंडिया से नेपाल पैसे भेज सकते हो, इंडिया टू नेपाल, इंडिया टू नेपाल पैसे भेज सकते हो, बट नेपाल टू इंडिया नहीं भेज सकते, नेपाल टू इंडिया पैसे नहीं भेज सकते हो, ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। और इंडिया टू नेपाल जब एनईएफटी के माध्यम से पैसा भेजते हैं तो इसको इंडो नेपाल एनईएफटी के नाम से जाना जाता है, इंडो नेपाल एनईएफटी, या फिर इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी के नाम से भी इस सुविधा को हम जानते हैं। तो वैसे तो ये डोमेस्टिक ही है, इंडिया के अंदर भी आप काम करती हैं, लेकिन बस एनईएफटी है जहां पर नेपाल तक पैसा पहुंचाया जा सकता है, लेकिन वन वे पहुंचाया जा सकता है, बट नेपाल से वापस नहीं आ सकता। तो ये तो थे आपके इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, फंड ट्रांसमिशन, गेटवेज, जो मैंने आपको यहां पर बता दिया। उम्मीद करता हूं टॉपिक समझ में आया होगा। अब कुछ इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए, सीएआईआईबी का महापैक आपके लिए लॉन्च कर दिया गया है, जहां पर सारे सब्जेक्ट्स होंगे, एबीएम, बीएफएम, एबीएफएम, बीआरबीएल, ये तो मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं 4। और इसके बाद इलेक्टिव सब्जेक्ट की बात आती है, एक इलेक्टिव सब्जेक्ट भी आपको लेना पड़ेगा, जो कि रूरल बैंकिंग, एचआरएम, रिस्क मैनेजमेंट, सेंट्रल बैंकिंग, आईटी और डिजिटल बैंकिंग, ये सब यहां पर कवर होते हैं। 9+ सब्जेक्ट्स यहां पर कवर होते हैं, 15+ फाउंडेशन एमसीक्यू बैचेस हैं, देन 2000+ लाइव क्लासेस हैं, 500+ मॉक टेस्ट क्विजेस हैं, 200+ क्लास नोट्स हैं, और 24/7 डाउट सपोर्ट है। 1 ईयर का इसका प्राइस है 4,999, 2 इयर्स का प्राइस है 6,999, ठीक है, और 6 मंथ का प्राइस है यहाँ पर 3,999, यानी कि 4,000 रुपीज, ठीक है। और सीआईआईबी का फाउंडेशन बैच लॉन्च कर दिया गया है और दिसंबर 2025 पेपर, जिसका प्राइस है 2,499, जहां पर हम सभी लोग मिलकर के आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। देन
अगेन दिसंबर 2025 के लिए CAIIB का फाउंडेशन बैच 2499। देन इंडिविजुअल बैचेस भी आप ले सकते हो किसी भी सब्जेक्ट का, ठीक है। जो 4 कंपलसरी सब्जेक्ट हैं उसका इंडिविजुअल भी अवेलेबल है। इवन जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं उनके भी इंडिविजुअल बैचेस अवेलेबल हैं। वर्तमान में जो प्राइजेस रखी गई है सबकी 799 है। तो BFM के लिए आप अगेन 799 पे करके PW लाइव पे जाओगे और लाइव पे जाने के बाद आप सिलेक्ट करोगे गवर्नमेंट एग्जाम्स कैटेगरी, जिसमें JAIIB CAIIB कैटेगरी होगी। उसी कैटेगरी में जब जाओगे तो ये सारे कोर्सेज आपको वहां पर दिख जाएंगे और आप इनको परचेज कर सकते हो। एक और इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए है, वो ये एक रेफरल प्रोग्राम लॉन्च किया गया है फिजिक्स वाला की तरफ से। तो अगेन जो रेफरल प्रोग्राम है वो कुछ इस प्रकार है, अगर आप तैयारी कर रहे हो और आपने अपने किसी दोस्त को यहाँ का कोई भी पैक रेफर किया, यानी कि ये जितने पैक आप देख रहे हो या JIB महापैक वगैरह, CAIIB महापैक, किसी को भी रेफर करते हो तो 10% का बेनिफिट जिसको आप रेफर करोगे उसको मिलेगा और 10% का ही बेनिफिट आपको भी मिलेगा। आप चाहें तो वो पैसा कोई कोर्स खरीदते हैं PW पे ही तो आप वहां पर लेस करा सकते हैं, चाहे तो वो पैसा आप अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। वॉलेट टू UPI पॉसिबल है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगेन ये आपके लिए एक मौका है कमाने का 10%, ठीक है। आप चाहोगे तो आपके बैंक अकाउंट में भी आ जाएगा ये सिस्टम। तो ये सुविधा चल रही है, सुविधा का फायदा उठाइए और हमारी आपकी मुलाकात होगी अगले इंपॉर्टेंट सेशन में। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू।